हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर हिस्ट्री। डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स है ये आपका। 20वीं शताब्दी विश्व इतिहास के मुद्दे सेकंड, इशू इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री सेकंड। इसका यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम, शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। शीत युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध ने विश्व राजनीति में नई शक्तियों व नए शासन को उत्पन्न। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विश्व राजनीति में नई शक्तियों में नए शासन का उत्पन्न हुआ। 1945 में मित्र शक्तियां संयुक्त राष्ट्र, सोवियत संघ, ब्रिटेन व फ्रांस ने जर्मनी, इटली व जापान की शक्तियों को हराया था। 1945 में जो मित्र शक्तियां थी, संयुक्त राष्ट्र, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, उन्होंने जर्मनी, इटली व जापान के जो शक्तियां थी उनको हराया था सन 1945 में। उसके बाद प्रत्यक्षदर्शी दो मुख्य शक्तियां उठी, संयुक्त राज्य व सोवियत संघ। उसके बाद दो मुख्य शक्तियां उठी, जो कौन सी थी? संयुक्त राज्य व सोवियत संघ। धीरे धीरे ये दो शक्तियां दो गुटों में बदल गई और धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो दो शक्तियां थी वो दो गुटों में चेंज हो गई। पश्चिमी क्षेत्र का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र व पूर्वी क्षेत्र का नेतृत्व सोवियत संघ द्वारा किया गया। जो पश्चिमी राष्ट्र था उसका जो नेतृत्व किया गया वो तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया, और जो पूर्वी क्षेत्र था उसका नेतृत्व सोवियत संघ के द्वारा किया गया। और ये दो समूह विश्व राजनीति में पहली बार मानवीय इतिहास में वैचारिक रूप से एक हुए। और ये जो दो समूह थे वे विश्व राजनीति में पहली बार फर्स्ट टाइम थे जो मानवीय इतिहास के वैचारिक रूप में एक हुए थे। इन दोनों प्रतिस्पर्धाओं के बीच युद्ध की नई गतिविधियां शीत युद्ध से जानी गई। और इन दोनों के बीच जो प्रतिस्पर्धा के बीच जो युद्ध था उनकी नई गतिविधियां शीत युद्ध के द्वारा जानी गई। तो शीत युद्ध क्या है? जो कि सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र के बीच हुआ। लगता था कि वास्तव में युद्ध होगा, बट युद्ध हुआ नहीं था। युद्ध होने की संभावना को हम क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध हाल ही में हुए युद्धों से भिन्न था। शीत युद्ध जो था वो जो हाल ही में जो अभी रिसेंटली युद्ध हुए थे उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट था। दूसरे शब्दों में सोवियत संघ व संयुक्त राष्ट्र में किसी सैनिक मतभेद की जगह नहीं थी। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ व संयुक्त राष्ट्र में किसी भी सैनिक मतभेद की जगह नहीं थी। यह एक वैचारिक युद्ध की स्थिति थी। ये क्या थी? एक वैचारिक युद्ध की स्थिति थी। सैनिकों में कोई भी मतभेद नहीं था, जिसमें प्रतिनिधि शक्तियां सैनिक समझौते और नए तरीके से शक्तियों को संतुलन करने का प्रयास किया गया था। जिसमें जो प्रतिद्वंदी थे शक्तियां और जो सैनिक समझौते थे उनको नए तरीके से शक्तियों को संतुलन करने का प्रयास किया गया। पश्चिमी दल का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र व उसके साथी ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा किया गया। और पश्चिमी जो दल थे उनका नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र व उसके जो साथी ब्रिटेन और फ्रांस थे उनके द्वारा किया गया था, जो उदारवादी लोकतंत्र का विचार रखते थे, जो कि उदारवादी विचार लोकतंत्र का विचार रखते थे। सोवियत संघ का विचार साम्यवादी था। सत्ता व श्रेष्ठता के लिए जो वैचारिक युद्ध की स्थितियां थीं वे वैचारिक दलों के बीच थीं। जो कि वैचारिक युद्ध की स्थितियां थी वो वैचारिक दलों के ही बीच थी, जो पश्चिमी दलों व पूर्वी दलों से जानी गई। विश्व का द्विध्रुवीय विभाजन, सैनिक गठबंधन व वारासा पैकेट को स्पष्ट रूप से सामने लाया। शीत युद्ध का एक राष्ट्रीय तनाव था जिसने हर तरफ योजनाओं को ग्रहण किया हुआ था जो स्वयं में मजबूत व कमजोर थी। शीत युद्ध का था एक राष्ट्रीय तनाव था जिसमें कि हर तरफ योजनाओं को ग्रहण किया हुआ था और वे स्वयं में मजबूत थी और स्वयं में ही वो कमजोर थी। मतलब खुद ही वो मजबूत भी थी और वो खुद ही कमजोर भी थी जो शक्तियां थी। परंतु इन्होंने कभी असल युद्ध का रूप नहीं लिया। बट फिर भी इन्होंने कभी भी असल युद्ध का रूप नहीं लिया। क्या था? ये युद्ध होने की एक संभावना थी, बट कोई भी युद्ध नहीं हुआ था। इसमें आमने सामने की लड़ाई छोड़कर युद्ध की सभी स्थितियां शामिल थीं। इसमें आमने सामने के फ्रंट में बैठ के लड़ाई को छोड़कर बाकी सभी स्थितियां इंक्लूडेड थीं। इसी ने विश्व को एक अशांति में धकेल दिया था। और इसी ने क्या किया था? विश्व को एक अशांति में धकेल दिया था। विश्व युद्ध के पश्चात राजनीति की व्याख्या शीत युद्ध ने की। और विश्व युद्ध के पश्चात राजनीति की जो व्याख्या थी वो शीत युद्ध ने की। फिर भी इस युद्ध का मुख्य कारण क्या था?
और कौन इसके लिए जिम्मेदार था, यह एक वाद विवाद का प्रश्न बन चुका है। शीत युद्ध के कारणों के बहुत से मत व व्याख्याएं हैं। पश्चिमी विवादन सोवियत संघ के विस्तारवाद की बात करते हैं। प्रथम कारण, संयुक्त राष्ट्र ने सोवियत संघ के अधिकृत यूरोप में साम्यवाद के बढ़ाने को बलपूर्वक रोकना चाहा। वहीं दूसरे विद्वानों का कहना है अमेरिका विश्व में अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था। कुछ विद्वानों का तो कहना है, जो पश्चिमी विद्वान थे उनका कहना है कि सोवियत संघ ने विस्तारवाद की बात करते हुए प्रथम कारण संयुक्त राष्ट्र से सोवियत संघ के अधिग्रहण यूरोप में साम्यवाद को बढ़ाने के लिए बलपूर्वक रोकना चाहा। और वहीं दूसरे विद्वान का कहना है कि विश्व अमेरिका अपना जो साम्राज्य है वो बढ़ाना चाहता, जो अमेरिका था वो अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था। यद्यपि तीसरी विचारधारा ने कहा इस युद्ध के लिए दोनों ही जिम्मेदार थे। तीसरी विचारधारा ने क्या कहा कि इस युद्ध के लिए सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र दोनों ही जिम्मेदार थे, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल थे इस युद्ध के लिए। उदाहरण स्वरूप सोवियत संघ ने पूर्वी जर्मनी में चुनावों को रोका, वे ईरान पर से अपनी सेना को हटाने से इनकार किया। उदाहरण स्वरूप सोवियत संघ ने पूर्वी जर्मनी को तो चुनावों से रोका और ईरान पर से अपनी सेना को भी हटाने से इनकार कर दिया। उसी प्रकार वे कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ता था जिससे कि सोवियत संघ को हानि पहुंचे। और दूसरी तरफ उनका यह कहना है कि जो संयुक्त राष्ट्र था वो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ता था जिससे कि वे सोवियत संघ को हानि ना पहुंचाए। चर्चिल के लोहा आवरण के भाषण में हम देख सकते हैं थे हिरोशिमा पर उसकी बमबारी की व्याख्या। हिरोशिमा पर बमबारी की व्याख्या हम देख सकते हैं। विलियम के विचारों में सोवियत संघ की विस्तारवाद में कोई रुचि नहीं थी। उसकी प्राथमिक रुचि अपने पड़ोसी पूर्वी यूरोप में मित्रता का रिश्ता व युद्ध में बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को सुधारना था। विलियम के विचारों में सोवियत संघ का कोई भी विस्तारवादी में कोई रुचि नहीं थी। उसकी प्रथम रुचि क्या थी, जो उसके पड़ोसी देश था, जो पड़ोसी पूर्वी यूरोप था, उसे मित्रता का रिश्ता बनाना और जो कि युद्ध में बिगड़े थे उसे अर्थव्यवस्था को सुधारना था। और फ्लेमिंग के अनुसार शीत युद्ध में वैचारिक मतभेदों की कोई भूमिका नहीं थी। फ्लेमिंग के अनुसार क्या है कि शीत युद्ध में कोई वैचारिक मतभेदों की कोई भूमिका नहीं थी, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी वैचारिक मतभेदों की, क्योंकि जब तक सोवियत संघ के राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे तब तक संयुक्त राष्ट्र के साथ सहकारी नीति जारी थी। उनके विचारों में राष्ट्रपति ट्रूमैन व उसके सलाहकारों ने टकराव की नीति को अंगीकार करा था। जब तक सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, जब तक तो कोई भी सोवियत संघ में कोई भी सहकारी नीति नहीं थी, जारी नहीं की थी कि लड़ाई होगी या युद्ध होगा। बट जैसे ही जो दूसरे वाले राष्ट्रपति थे ट्रूमैन वे उसके जो सलाहकार थे उन्होंने अल्बर्ट कैरे के अनुसार शीत युद्ध जो था वो शक्तियों के संतुलन में चेंजेस का परिणाम था। जो शक्तियों के संतुलन में जो चेंजेस हुए उसका परिणाम था शीत युद्ध। और उनके अनुसार यूरोप जो विश्व राजनीति का मुख्य केंद्र था, यूरोप जो विश्व शांति का मुख्य केंद्र था, वे बिना किसी के यूरोप से मुख्य स्थान से हटा दिया गया था। यूरोप को मुख्य स्थान से हटा दिया गया था बिना किसी नोटिस के। उनके अनुसार यूरोप की अवनीत व विश्व राजनीति में संयुक्त राष्ट्र व सोवियत संघ की उन्नति शीत युद्ध का कारण बनी कि यूरोप को तो नीचे कर दिया जाए और संयुक्त राष्ट्र और सोवियत संघ जो उन्नति हुई उनकी शीत युद्ध का कारण बना। देख लेते हैं शीत युद्ध के कारण। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शीत युद्ध क्या है, इसके कारण बताइए। ये हर बार एग्जाम में आता है तो इसको अच्छे से करें। शीत युद्ध के पैदा होने या उसके ठीक कारण को लेकर विद्वानों में शीत युद्ध के पैदा होने या शीत युद्ध क्यों हुआ उसका कोई भी ठीक सभी विद्वानों के पास कोई भी एक एक्सेप्टेंस नहीं है। उनमें से कुछ के अनुसार 1917 की बोल्शेविक क्रांति उसका कारण थी। शीत युद्ध का कारण क्या थी? 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी वो शीत युद्ध का कारण थी, कुछ विद्वानों का कहना है। यद्यपि दूसरों के अनुसार 1945 के सम्मेलन में विश्व की 3 शक्तियां संयुक्त राष्ट्र, सोवियत संघ व ब्रिटेन ने विश्व राजनीति के भविष्य के बारे में विचार विमर्श करके शीत युद्ध की शुरुआत की। और कुछ विद्वानों का कहना है कि जो 1945 में जो सम्मेलन हुआ उसमें जो 3 शक्तियाँ थी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सोवियत संघ व ब्रिटेन, उन्होंने विश्व राजनीति के भविष्य के बारे में विचार विमर्श करके शीत युद्ध की शुरुआत की।
दोनों शक्तियों के बीच संधि इसी सम्मेलन में झलकने लगे और दोनों शक्तियों के बीच, सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र के बीच इसी जो सम्मेलन हुआ इसी में उनके बीच जो टकराव था वो दिखने लगा था। परंतु कुछ विद्वानों का विश्वास था शीत युद्ध का कारण द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति है, और बट कुछ विद्वान जो थे उनका मानना था कि शीत युद्ध की जो शुरुआत हुई है वो दूसरे विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद हुई है। उनमें से कुछ के अनुसार यह है इतिहास के नियम की विशेषता है, और उनमें से कुछ जो विद्वान हैं उनका कहना है कि इतिहास के नियम की विशेषता है शीत युद्ध। जब जीतने वाली शक्तियां किसी कारण के लिए एक साथ होती हैं और उस कारण के खत्म होते ही उसमें मतभेद हो जाते हैं। जब कोई जीतने वाली जो शक्तियां हैं वो किसी कारण के लिए एक साथ होती हैं, जीतने के लिए एक साथ होती हैं, बट जैसे ही वो खत्म हो जाता है उनका लक्ष्य, वो दूर होने लग जाती है, उनमें मतभेद स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है इसी कारण विश्व युद्ध हुआ। बोल्शेविक क्रांति। रूस में साम्यवादी क्रांति थी। पश्चिमी शक्तियां मध्य यूरोप में साम्यवाद के विकसित होने से अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। साम्यवाद के विकसित जब वो डेवलप होने लगा तो उसको वह अच्छा फील नहीं कर रहे थे, जबकि दूसरे विश्व युद्ध में पश्चिमी शक्तियां वे साम्यवादी सोवियत संघ ने निजी जर्मनी का विरोध किया था। जबकि दूसरे विश्व युद्ध में पश्चिमी शक्तियां वे साम्यवादी सोवियत संघ ने निजी जर्मनी का विरोध किया था, लेकिन पश्चिमी शक्तियां स्टेलिन वे उसके वैचारिक साम्यवाद को नाजीवाद वे फासीवाद से ज़्यादा खतरनाक मानते हैं। वैचारिक साम्यवाद को नाजीवाद व फासीवाद से ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा डेंजरस मानते हैं। अतः संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है वे उसके साथ ही तैयार नहीं थे कि विश्व राजनीति में सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरे, और संयुक्त राष्ट्र के वे उसके जो साथी थे देश थे वो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि जो सोवियत संघ है वो एक महाशक्ति के रूप में उभरे, जिससे ये संदेह दोनों महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध में परिवर्तित होगा। जिससे ये संदेह जो था वो दोनों महाशक्तियों के बीच एक शीत युद्ध के रूप में परिवर्तित, उसके शीत युद्ध के रूप में चेंजेस हो गया, शीत युद्ध के रूप में बदल गया। दूसरे पक्ष का प्रश्न। शीत युद्ध के समय हिटलर ने 2 क्षेत्रों में लड़ाई जारी कर दी थी। शीत युद्ध के समय में हिटलर जो था उसने 2 क्षेत्रों के बीच में लड़ाई स्टार्ट कर दी थी। पूर्वी क्षेत्र में केवल सोवियत संघ हिटलर से लड़ रहा था, पूर्वी क्षेत्र में जो था वो सिर्फ हिटलर से लड़ रहा था, सोवियत संघ से हिटलर लड़ रहा था। और पश्चिमी क्षेत्र में पश्चिमी शक्तियां एकजुट होकर हिटलर से निपट रही थी। एक साइड जो था जो पूर्वी क्षेत्र था उसमें तो केवल सोवियत संघ जो था वो हिटलर से लड़ रहा था, और दूसरी तरफ जो पश्चिमी क्षेत्र था उसमें एकजुट होकर हिटलर से सब लड़ रहे थे। स्टालिन ने हिटलर को कठिनाइयों में उदासीन पाया और उसने पश्चिमी शक्तियों से सोवियत संघ की सेना में जुड़ने के लिए कहा, और स्टालिन ने हिटलर की कठिनाइयों में उदासीन पाया और उसने पश्चिमी शक्तियों से सोवियत संघ में इंक्लूड होने की बात कही, जिससे सोवियत संघ पर दबाव कम होता। परंतु पश्चिमी शक्तियों ने उसकी इस शर्त को ठुकरा दिया। बट जैसे कि वो अगर एकजुट होकर लड़ते, उसके साथ भी लड़ते, सोवियत संघ के साथ लड़ते, तो क्या होता, उस सोवियत संघ पर जो बोझ था वो कम होता, उस पर ज़्यादा कम इफेक्ट पड़ता। बट जो पश्चिमी शक्तियाँ थीं उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया, जिससे स्टालिन जान गया कि पश्चिमी शक्तियों के मन में क्या चल रहा है। जैसे कि स्टालिन को पता चल गया कि पश्चिमी शक्तियों के बीच में माइंड में क्या चल रहा है। नेक्स्ट कारण क्या है जिसके कारण युद्ध हुआ? परमाणु बम। यह निश्चय हो चुका था कि युद्ध के समय दोनों महाशक्तियां संयुक्त राष्ट्र व सोवियत संघ मिलकर जापान पर आक्रमण करेंगे। ये तो निश्चित हो गया था कि जो दोनों महाशक्तियां हैं संयुक्त राष्ट्र व सोवियत संघ वो दोनों मिलकर जापान पर आक्रमण करेंगे। बट संयुक्त राष्ट्र ने बिना सोवियत संघ को 1945 में जापान पर परमाणु बम गिरा दिया। बट संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने बिना सोवियत संघ को बताए 1945 में जापान पर आक्रमण कर दिया, उस पर परमाणु बम गिरा दिया। इस क्रिया से सोवियत संघ को यह संदेह हो गया कि संयुक्त राष्ट्र के पास नाभिकीय शक्तियां हैं और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व राजनीति में अपनी सत्ता जलाएगा। और सोवियत संघ को यह पता चल गया, संदेह हो गया जब उन्हें परमाणु बम गिरा दिया संयुक्त राष्ट्र ने जापान के ऊपर 1945 में, तो उसे यह एहसास हो गया सोवियत संघ को कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पास नाभिकीय शक्तियां हैं और वह दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात विश्व राजनीति में अपनी सत्ता चलाएगा।
और इसी के साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने सोवियत संघ से यह रहस्य रखा कि वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान से ही नाभिकीय अस्त्र बना रहा था, और ये भी छुपा के रखा कि वह दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही नाभिकीय अस्त्र बना रहा है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही उन्हें नाभिकीय अस्त्र बनाना स्टार्ट कर दिया था, बट उन्हें ये बात सोवियत संघ से छुपा कर रखी। नेक्स्ट क्या है हमारा, जर्मनी और पूर्वी यूरोप। यूरोप के भविष्य में जर्मनी नए आयाम को जोड़ रहा था, जबकि पहले से ही राजनीतिक वातावरण तनावपूर्ण था। यूरोप जो था भविष्य में जर्मनी नए आयाम को जोड़ रहा था, बट पहले से ही राजनीतिक वातावरण तनावपूर्ण था। सम्मेलन में 4 शक्तियों द्वारा जर्मनी का अधिग्रहण और बर्लिन भी इसमें स्वीकारा गया, बट दोनों ही शक्तियां जर्मनी पे अपना नियंत्रण चाहती थी। संयुक्त राष्ट्र अपना नियंत्रण चाहता था और सोवियत संघ अपना नियंत्रण चाहता था। उसी प्रकार सोवियत संघ चाहता था पूर्वी यूरोप जो उसकी सीमा के पास था उस पर फरवरी 1948 तक कब्जा करे। उसी प्रकार सोवियत संघ क्या चाहता था कि जो पूर्वी यूरोप उसके पास है, उसकी सीमा के पास है, वे उस पर फरवरी 1948 तक उस पर कब्जा कर ले। स्टालिन अपने इस प्रयास में सफल हो गया और पूर्वी यूरोप का यह संघ प्रतिद्वंद्वी कैंप का कारण बना और उन्होंने क्रोधोत्तेजक नीतियों पर समान रूप से कार्यवाही की। ईरान और टर्की। पहले की शर्तों के मुताबिक सोवियत सेना का लंबे समय से ईरान व टर्की पर कब्जा था। पहले शर्तों के मुताबिक सोवियत संघ की जो सेना थी वो टर्की पर ईरान पर पहले से ही कब्जा था। इस क्रिया से पश्चिमी शक्तियों को संदेह हुआ कि सोवियत रूस इन क्षेत्रों पर अपना वैचारिक प्रभाव व साम्यवाद को बढ़ाना चाहता है, और पश्चिमी शक्तियों को यह संदेह हुआ कि जो सोवियत संघ जो है वो सोवियत रूस इन क्षेत्रों पर अपना वैचारिक प्रभाव व साम्यवाद को बढ़ाना चाहता है। नेक्स्ट कारण क्या था, चर्चिल का फुलटन भाषण। ब्रिटिश कार्यवाहक प्रधानमंत्री चर्चिल ने फुलटन के भाषण में कहा, युद्ध के पश्चात शीत युद्ध के लिए संयुक्त राष्ट्र ने वैचारिक सामान्य के लिए एक क्षेत्र तैयार कर चुका है। चर्चिल ने अपने भाषण में कहा, स्टालिन और उसका साम्यवाद मानव जाति के लिए एक महान विपत्ति है। चर्चिल ने अपने भाषण में कहा कि स्टालिन और उसका साम्यवाद जो है वो मानव जाति के लिए एक महान विपत्ति है। उसने भाषण के समय उसने लोहा आवरण शब्द का प्रयोग किया और बताया कैसे सोवियत संघ ने अपने प्रभावों को बचाने के लिए यूरोप में अवरोधक बना रखे हैं, और उन्हें बताया कि उन्होंने क्या एक वर्ड को लिया, लोहा आवरण, और उस शब्द के प्रयोग में उन्होंने बताया कि कैसे सोवियत संघ ने अपने प्रभावों को बचाने के लिए, अपने फैक्ट को बचाने के लिए यूरोप में अवरोधक बना रखे हैं। बहुत से विद्वान आज भी विश्वास करते हैं कि फुलटन भाषण ही शीत युद्ध का प्राथमिक कारण है, और बहुत से विद्वान जो है वो ये विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं कि जो फुलटन का जो भाषण था वही शीत युद्ध का प्राथमिक कारण है। फर्स्ट कारण ही ये है जो कि फुलटन का भाषण था शीत युद्ध पर। शीत युद्ध होने का जो फर्स्ट कारण था वो फुलटन का भाषण ही था। वो कुछ विद्वान ऐसा अभी भी ये बिलीव करते हैं। नेक्स्ट हमारा वृद्धि और विकास। शीत युद्ध में वृद्धि विभिन्न चरणों से हुई। शीत युद्ध में वृद्धि जो थी वो विभिन्न चरणों से हुई थी, और जब तक यह समाप्त हुआ सोवियत संघ विघटित हो चुका था। जब तक ये समाप्त होता शीत युद्ध तब तक सोवियत संघ जो था वो बिल्कुल विघटित हो चुका था, बिखर चुका था। जो कि राजनीति का मुख्य खिलाड़ी था वो बिल्कुल विघटित हो चुका था, बिल्कुल ही समाप्त हो चुका था। इसके कुछ चरण है फ्रेंड्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।